Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC NET पेपर 1 में हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के फाइनल रिवीजन के लिए आज हम मोस्ट रिपीटेड 50 एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी साथ में क्लियर होते रहें एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में इजीली आप करेक्ट आंसर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकें। इसी के साथ फिर शुरू करते हैं सेशन। The NEP envisages the setting up of यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी स्थापना की परिकल्पना करती है? पहला ऑप्शन है रीजनल रिसर्च काउंसिल्स, नो, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च कमीशन या फिर नेशनल रिसर्च रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़े थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिसेंटली नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की परिकल्पना की है। NRF इसको हम बोल सकते हैं। अब आपको बताती हूं कि NRF क्या होता है। बेसिकली NRF एक बिल है जिसको रिसेंटली इंडियन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इस अप्रूवल के पीछे एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी वजह से हमारी कंट्री में जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस होती थी उन सभी को एक बेहतर, हम बोल सकते हैं कि राह मिल रही है, उन सभी को एक अच्छे लेवल पर ले जाया जा सकता है। ओके एंड इसके साथ ही जब हम NEP की बात करते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं, जैसे कि ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पर फोकस करेगा। ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पर फोकस करेगा। साथ ही रिसर्च में जो डुप्लीकेसी होती है, जो प्लेजरिज्म होता है, उसको भी रिड्यूस या उसको भी मिनिमाइज करने में NRF बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। ओके आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो तो पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिए। एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से, उसके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अगर तैयारी करना चाहते हो तो इस कंप्लीट कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर एग्जाम से पहले 100% आपका सिलेबस कवर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ, वो भी डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ। आपके पास इसके वीडियो लेक्चर्स, PYQs, MCQ प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे। साथ ही मॉक टेस्ट आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक, जिसके बाहर से एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आता। यूनिट वाइज इन क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। आज इनको पढ़ना शुरू करोगे तो एग्जाम तक बहुत आसानी से 1 से 2 बार आप लोगों के ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। न्यू बैच 13th में से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इससे पहले फ्री वीडियोस को जरूर देख लेना जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगी। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाओगे, इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने हैं। आप चाहो तो किसी भी कोर्स में एक ही बार में ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट, नोट्स, MCQs आपको यहाँ पर गारंटेड मिलते हैं, जिसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। आपको कोई भी सवाल पूछने हैं, कोई भी डाउट्स क्लियर करने हैं तो गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है अंकिता सूद। Okay. Which of the following are the advantages of distance education system? Okay. So distance education system तो सभी को पता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। क्या डिस्टेंस एजुकेशन सबके लिए मुफ्त होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, फीस तो देनी होती है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुत से बच्चे इग्नू से कोर्सेज करते हैं, मास्टर्स करते हैं, ठीक है, तो फ्री एजुकेशन नहीं होती है। फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आपको अटेंड नहीं करनी होती है, बस आप लोगों को बुक्स मिल जाएगी, आप एनरोल हो जाते हो एंड आपको एग्जामिनेशन देने हैं, अपने अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। अगला है एनकरेजेस। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर A है, जहां उनको तो हम पहले कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर B मैंने बताया कि सही है। इस वाले थर्ड ऑप्शन में ऑप्शन B नहीं है तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। एनकरेजेस अर्न एंड लर्न अप्रोच, ठीक है, ये बोलता है कि आप कहीं पर जॉब करते करते भी पढ़ाई कर सकते हो। बिल्कुल सही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही तो करते हैं। नो रेगुलर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, कोई अटेंडेंस का यहाँ पर फंडा ही नहीं है। बिल्कुल सही। हाई एंड कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमने बोला फ्लेक्सिबल है तो यहाँ पर हम इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने इसका आंसर ढूंढ लिया था। दैट इज ऑप्शन नंबर 2।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग तक्षशिला? सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्या है? ये वर्ल्ड की एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि पहले इंडिया में हुआ करती थी, लेकिन फिर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई विभाजन के समय। एंड 1980 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, उनको देखते हैं। पहली बोलती है इंडियन ग्रामेरियन पानिनी हैड स्टडीड हियर। पानिनी ने यहां पर पढ़ाई की थी, बिल्कुल सही है। रिओन्ड फिजिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया जीविका स्टडीड देयर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप लोगों ने कौटिल्य का नाम सुना होगा, चाणक्य सुना होगा, ये सब भी यहाँ पर मतलब तक्षशिला से ही जुड़े हुए पर्सन है। ओके, जुआन जैंग स्टडीज योग शास्त्र एट तक्षशिला, नो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए मैं एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। बताइए मुझे कि जुआन जैंग कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? तक्षशिला के ये स्टूडेंट नहीं थे। पीवाईक्यूज अगर देखोगे तो आपको इसी एज इट इज नाम से, एज इट इज स्टेटमेंट से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कमेंट करके बताइए मुझे, होमवर्क है ये, कमेंट करके बताइए मुझे कि जुआन जैंग कौन सी यूनिवर्सिटी के पार्ट थे। अगला ऑप्शन है चाइनीज स्कॉलर आई क्विंग विजिटेड तक्षशिला इन 7th सेंचुरी, नो, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, तक्षशिला में इन्होंने विजिट नहीं किया था। तो ए एंड बी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये सवाल जो भी मैं होमवर्क देती हूँ इनके आंसर क्रॉस चेक करने के लिए आप सभी के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, जिसकी खास बात ये है कि ये डिस्कशन के लिए सबके लिए ओपन है। आपको कोई भी डाउट्स हैं आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अगर पेपर 1 से रिलेटेड कुछ आती है, वो सारी चीजें भी मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप जरूर इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है NIRF stands for National Institutional Ranking Framework and it was launched on, so आपसे पूछा है कि NIRF को कब लॉन्च किया गया था। उससे पहले आपको बताती हूँ कि ये काम क्या करता है। सो देखिए इसमें लिखा है नेशनल, यानी कि ये इंडिया लेवल पर काम कर रहा है, एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क कि ये यूनिवर्सिटीज को रैंक देने के काम आता है। सो इसका काम क्या होता है कि जितने भी इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी इंस्टीट्यूशनल्स को हर साल ये रैंक देता है, ताकि इससे क्या होता है हमें ये भी पता चलता है कि हर साल हमारे देश में कौन सा वो कॉलेज है, कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जो, या फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो टॉप कर रहा है, जो बेस्ट लेवल पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहा है। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, एंड उसी दिन से, उसी समय से इसने अपना काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि NIRF को किन्होंने अप्रूव किया था या किन्होंने लॉन्च किया था। सो NIRF को MHRD के द्वारा, उस समय पे MHRD हुआ करता था, उसके द्वारा इनको अप्रूवल मिला था। अब MHRD का नाम बदल दिया गया है जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आई होप ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है ब्रॉड पैरामीटर्स अंडर NIRF आर। अब देखिए यूनिवर्सिटीज को रैंक तो ये देता है, मैंने आपको बता दिया किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए, किन किन चीजों को चेक करने के बाद रैंक दिया जाता है, ये होते हैं ब्रॉड पैरामीटर्स। पहला ऑप्शन है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, कि उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई हो रही है, बच्चे कितना सीख रहे हैं, पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज यानी कि संसाधन क्या क्या उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ऑप्शन 2 है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, कि आपके कॉलेज में कैसे लेवल पर रिसर्च हो रहा है, प्रोफेशनली काम होता है या नहीं होता है। ये दोनों चीजें, ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम्स, कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या उनका ओवरऑल रिजल्ट रह रहा है, किस लेवल तक वो जा रहे हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है, कि किस लेवल तक यहाँ से पढ़े हुए बच्चे पहुंच रहे हैं, किस लेवल तक स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिफ्थ पॉइंट है पीयर परसेप्शन, यानी कि उस कॉलेज के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सबके क्या रिव्यूज है उस कॉलेज के प्रोटोकॉल्स को लेकर के, ये भी यहाँ पर देखा जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, सो ये सब पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रख के NIRF सारे यूनिवर्सिटीज को रैंक देता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एडिशंस
आर देयर इन 2023। अब देखो पहले क्या था, एनआईआरएफ में कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐड किए गए थे, कुछ कैटेगरीज ऐड की गई थी, सब्जेक्ट्स नहीं कैटेगरीज ऐड की गई थी, ठीक है। जैसे कि ओवरऑल हमारे इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आती थी। उसके बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी है, मेडिकल के फील्ड में कौन सी है, ठीक है, रिसर्च में कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था और फिर रैंक दिया जाता था यूनिवर्सिटीज को। अब 2023 में कुछ और डोमेन्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, तो इसमें पूछा है कि कितने और ऐड किए गए हैं। सो ये है टोटल 3 नए डोमेन्स जो कि 2023 में जोड़े गए हैं। क्या क्या इनके नाम है वो भी देखते हैं। सो देखिए पहले एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स जो थे या कॉलेजेस जो थे, उनको एनआईआरएफ रैंक नहीं देता था, उनको एनआईआरएफ में इंक्लूड नहीं किया जाता था, बट अब किया जाएगा, ठीक है। आर्किटेक्चर था पहले, अभी आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग को इंक्लूड कर दिया गया है। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेशन रैंकिंग प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड बाय द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन achievements into India ranking to reduce the burden of institutions of providing similar data of two different agencies। अब देखिए पहले क्या था, इनोवेशन से रिलेटेड जो जो कैटेगरीज थी उसको भी एनआईआरएफ के अंडर नहीं रखा गया था, उसको ARIIA के अंडर रखा जाता था, लेकिन अभी उसको भी एनआईआरएफ में जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है लीडिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ 2023 इज। सो 2023 में जो लिस्ट निकली थी उसमें इंजीनियरिंग में टॉप कॉलेज कौन सा है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएम अहमदाबाद या फिर नन ऑफ द अबव। सो देखो आईआईएम तो होगा ही नहीं, क्योंकि एम का मतलब ही मैनेजमेंट है ना, तो मैनेजमेंट की यहाँ पर बात नहीं की गई है, यहाँ पर इंजीनियरिंग की बात की गई है। सो करेक्ट आंसर है आपके पास आईआईटी मद्रास। ओके अब देखो अगर यहाँ पर इंजीनियरिंग की जगह मैनेजमेंट होता तो करेक्ट आंसर आईआईएम अहमदाबाद होता, क्योंकि 2023 के रैंक के हिसाब से ये इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो मेंटेन्ड इट्स डोमिनेंस एज द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। सो देखिए पिछले 8 साल से आईआईटी मद्रास ही इंजीनियरिंग में टॉप कर रहा है, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे सिक्योरिंग द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। आईआईटी दिल्ली सेकंड आया है और बॉम्बे में थर्ड रैंक एनआईआरएफ के हिसाब से मिला है। आई होप स्टूडेंट्स आप सारी चीजें समझ रहे हो। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है जो परेशान कर रहा है, तो बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ। अब नॉट पूछा है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, ये हमने देख लिया था। कैंपस प्लेसमेंट कितनी हुई है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट को यहाँ पर ये चेक नहीं करते हैं, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बच्चों ने कितना पढ़ा, कितना उनका स्कोर आया, वो सब इंपॉर्टेंट है। कैंपस प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कुछ कॉलेजेस में ऐसी ऐसी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए जिनमें शायद मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मान लीजिए जैसे मुझे ऑनलाइन टीचिंग में जाना था, लेकिन मेरी कंपनी मेरे कॉलेज में ऑनलाइन टीचिंग के लिए प्लेसमेंट के लिए कोई भी कंपनी नहीं आई थी ऐसी, तो कैंपस प्लेसमेंट को इसलिए एनआईआरएफ में इंक्लूड नहीं किया जाता। Which among the following is not related to the ranking of world universities? So world universities भी एक important concept होता है, so इसमें किस चीज को ऐड नहीं किया जाता, वो है QS ranking। ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बस एज इट इज याद रख लीजिए। अगला है टॉप परफॉर्मर्स इन द ओवरऑल कैटेगरी इन एनआईआरएफ 2023 इज। सो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग डोमेन्स होते हैं, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर, ठीक है। वो सब अलग अलग है कि इंजीनियरिंग में कौन से कॉलेज ने टॉप किया। अब है कि पूरे इंडिया में हर एक कैटेगरी का मिलाकर किस कॉलेज ने टॉप किया, किस इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। सो करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास। इंजीनियरिंग में भी ये टॉपर है और ओवरऑल कैटेगरी में भी यही टॉपर आया है, ओके।
With reference to the national institutional ranking framework, consider the following statements. Only the higher educational institutions in the country are considered for ranking. बिल्कुल सही है, सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, सिर्फ इन्हीं को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आपको बतानी है लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए वरना गलत आंसर हो सकता था, ठीक है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। सो देखिए ये गलत है, नीति आयोग से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। नीति आयोग क्या था पहले? प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग हमने पढ़ा है ना, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है 2 ओनली, क्योंकि फर्स्ट बिल्कुल सही है। Which portal and document was launched by Srimati Smriti Zubin Irani, Union Minister for Human Resource Development, to meet a need for a framework that would enable parents, students, teachers, educational institutions and other stakeholders to rank institution in an objective way? सो देखो ये सवाल बहुत बड़ा आपको लोगों को लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज बोली है कि एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनकी फैसिलिटी, इन सब चीजों का ध्यान रख के यूनिवर्सिटीज को रैंक देने का कॉन्सेप्ट था। तो इसको क्या नाम दिया गया है? इसका नाम ही तो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, अगला सवाल है विद रेफरेंस टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, इनको कंसीडर करना है। इट इज अ मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू रैंक इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट, कब से हम यही पढ़ रहे हैं। अगला है पार्टिसिपेशन इन द NIRF इज वॉलेंटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें वॉलेंटरी यानी कि खुद से कोई कॉलेज वाला पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। अगला है Indian Institute of Science Bangalore ranked first in the NIRF 2022 rankings in research and university category कि IISc बेंगलुरु 2022 में टॉप आया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेम क्वेश्चन को 2023 के कॉन्सेप्ट के साथ भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। Which among the following are the types of universities existing in India currently? भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय भी हैं? पहला ऑप्शन है कम्युनिटी यूनिवर्सिटी, जो कि गलत है, ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो ये बिल्कुल सही है। एंड टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से बता रही हूँ 124 है। नेक्स्ट वी हैव इज रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये भी गलत ऑप्शन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं इंडिया में एंड टोटल वी हैव 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज पर 2023 डेटा। एंड लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सो 455 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है जो कि है स्टेट यूनिवर्सिटी एंड टोटल वी हैव 479 स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1114 टोटल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, सही आंसर है बी, डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Which among the following is not the responsibility of UGC? तो देखिए UGC का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी क्या क्या जिम्मेवारियां नहीं है। पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन का जो भी सिस्टम है इंडिया में उन सब चीजों को रेगुलेट करना, उन सब चीजों पर फोकस रखना यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट नॉट बोला है तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि जितने भी उच्च संस्थान है उनमें अनुशासन को बनाए रखना, ये भी गलत होगा क्योंकि ये भी यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन है टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ फैकल्टी, सो फैकल्टी, ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर थोड़ी सी ये है कि पहला ऑप्शन तो गलत है। टू मेंटेन कैंपस, हायर एजुकेशन के कैंपसेस में डिसिप्लिन मेंटेन करना यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और हमें नॉट ही पूछा गया था, तो इसलिए देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। रिसर्च में जो भी फंड यूज होता है वो सब प्रोवाइड करवाना भी यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मॉडल करिकुलम सजेस्ट करना यूनिवर्सिटीज को, ये भी यूजीसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपके जो कैंपस है उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना इनकी जिम्मेवारी नहीं होती है, तो इसलिए सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2।
Next is which of the following universities developed in connection with Viharas during ancient period in India? So देखिए यहाँ पे विहारा की बात की है, यहाँ पर वो जो जगह है बिहार उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये विहारा है, ठीक है। विहारा का मतलब होता है कि प्राचीन काल में देखो क्या होता था, पहले बच्चों को, जैसे मान लो मेरे आसपास कुछ बच्चे हैं, मैं मंदिर में बैठकर उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए और उसी मंदिर को धीरे धीरे एक यूनिवर्सिटी का रूप देने लग गए और उसी के नाम से वो यूनिवर्सिटी चल गई, उस चीज को विहारा बोला जाता था। तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पहले मंदिर हुआ करती थी, ये इस सवाल में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शंस है हमारे पास, सबसे पहला है नालंदा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है, ठीक है। नालंदा विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आपको मतलब हॉस्टल फैसिलिटी मिला करती थी। देन वी हैव नवदीप यूनिवर्सिटी, ये विहारा में नहीं आती थी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी भी विहारा का ही एक पार्ट है एंड कांची यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप सब देख सकते हो करेक्ट आंसर है ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ओनली। मैं उम्मीद कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन अच्छे से आप समझ रहे हो। आइडेंटिफाई द स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ओके, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो भी वैधानिक निकाय होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि AICTE वैधानिक निकाय है, UGC वैधानिक निकाय है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसकी आपने लिस्ट बना देनी है। अगर नहीं पता तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ यूनिवर्सिटी क्या क्या है? बोर्ड ऑफ स्टडीज, ठीक है, पहला ऑप्शन है बोर्ड ऑफ स्टडीज, ये बिल्कुल है स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय है। अगला है एकेडमिक काउंसिल, नो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये भी होता है। फाइनेंस कमेटी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती। और यूनिवर्सिटी कोर्ट भी आपके पास क्या होता है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, राइट। सो ये है आपका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इसको एज इट इज याद रख लो, यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैधानिक निकाय है वो बोला है, एज इट इज नोट कर लो, बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्टेटमेंट 1 बोलती है पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। अनुसंधान हम क्यों करते हैं, इसका यहाँ पर एक रीजन बताया है कि अनुसंधान करने का उद्देश्य ज्ञान में मौलिक योगदान देता है, कि आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद करता है। एक्चुअल में रिसर्च हम क्या क्यों करते हैं? ताकि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। ओके, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज बाय पब्लिशिंग अ नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। सो देखिए इंडियन हायर एजुकेशन जो है वो रिसर्च में एक अच्छा खासा काम तो कर रही है, बट ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश होने से इस पर फर्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश होने से ही फर्क पड़ता है, तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो थोड़ा सा ना लॉजिकल इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना होता है तो इजीली आंसर आपको मिल जाता है। Which among the following adversely affect the inclusive character of the institutions of higher education? ओके, सो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन उच्च शिक्षा संस्थानों के समावेशी चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इफेक्ट कौन सा उन पर करता है, ये पूछा गया है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नो। टू सेलेक्ट वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी, सक्षम एक जो शिक्षक है वो होने चाहिए, नहीं। सबसे ज्यादा इफेक्ट पूछा है to use uniform criteria to select the institution so that charges of partiality can be avoided. Okay, तो ये होगा आपका सही आंसर। इसमें बोला है कि संस्थानों का चयन करने के लिए एक समान मानदंड होना चाहिए हर बच्चे के लिए, हर पर्सन के लिए, ताकि वो मानदंड का उपयोग करना, ताकि पक्षपात को रोका जा सके। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। Which among the following factors promote the quality of education? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा मदद कौन करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजिया, बिल्कुल सही है। जितने ज्यादा अगर आपके कॉलेज वाले, आपके इंस्टीट्यूट वाले कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाकर आप लोगों को पढ़ने के लिए मदद करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट वहां पर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप लोगों को मिल सकती है। आप लोगों को पता चल सकता है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है। ओके, सेकंड आ जाता है, सेकंड ऑप्शन आता है एनकरेजिंग
कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च विद लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। बाय प्राइवेटाइजिंग दी यूनिवर्सिटीज, हर एक यूनिवर्सिटी को निजीकरण उसका कर देना, ये गलत है। बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर दोज फैकल्टी हु डू नॉट डू रिसर्च, कि जो व्यक्ति जो फैकल्टी आपकी रिसर्च नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होना, ये भी गलत है। प्रोवाइडिंग ई रिसोर्सेज टू द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि छात्रों और टीचर्स को ई संसाधन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली जो चीजें जनरेट होती है, जैसे पीडीएफ रिसोर्सेज है, वीडियो सेशंस है, ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। तो सही आंसर है ए, बी एंड ई ओनली, बहुत आसान था। नेक्स्ट इज assertion बोलता है there are regional variations in the quality of education provided by the institutions of higher education. ओके, उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय भिन्नताएं होती हैं। क्षेत्रीय भिन्नताओं का मतलब होता है कि किस रीजन में आप पढ़ रहे हो, कहाँ हो, उस चीज में डिफरेंसेस होते हैं। ये एक स्टेटमेंट बोलती है जो कि सही है। इसका कारण क्या है? Institutions of higher education cannot be compared as they cater to needs of different social groups of students. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट आपको लग रहा है कि assertion और reason एक दूसरे से जुड़े हैं। ये दो बातें सही तो हैं, बट एक दूसरे को कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो इसलिए both the statements are correct, but R is not the correct explanation of A. Next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मॉडर्न यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ओके, आधुनिक विश्वविद्यालय सबसे पहले औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित किए गए थे। सो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के बारे में ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ओके, स्टेटमेंट 2 बोलती है द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए, ब्रिटिश काल में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन पर वो इंडिया में ध्यान तो बहुत ज्यादा दिया करते थे, बट नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बढ़ाने में उनका कोई योगदान नहीं था, ना उनका कुछ ऐसे प्लान के बारे में अभी तक फिलहाल कहीं पढ़ा है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। Credits earned by student and stored in academic bank of credit, जिसको ABC बोला जाता है, after the date of earning such credits will have validity up to maximum of what? अब देखिए, आप लोगों को ये पता है कि ABC यानी कि अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर अगला साल उनको छोड़ना पड़ रहा है, फिर वो उसके अगले साल पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड ईयर से, तो उनके जो क्रेडिट्स हैं वो स्टोर होंगे, उनको वापस से फर्स्ट ईयर में नहीं जाना पड़ेगा। किसी और कॉलेज में भी अगर वो जा रहे हैं तो उनके पुराने स्कोर, पुराने क्रेडिट स्टोर रहेंगे, जिसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। एंड इसकी वैलिडिटी कितने साल तक है? तो इसकी वैलिडिटी बनाई गई है 7 ईयर्स तक। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लेना है कि वैधता 7 साल रहेगी। 7 साल के बाद अगर बच्चा सोचे मैं वापस इस स्कोर को कंटिन्यू करूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सो भारत की प्रथम ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 1980, 1982, 1985 या फिर 1986। तो देखिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है कौन सी। तो इसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ आप लोगों से सेम क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है एंड किस ईयर में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड ये मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से ईयर में इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। ये PYQ है, बहुत बार एग्जाम में आया है। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए बाकी की ओपन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, एटलीस्ट टॉप 5 यूनिवर्सिटीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टैट्यूटरी बॉडीज? सो वैधानिक निकाय इनमें से कौन से नहीं है? ओके, सो वैधानिक निकाय की लिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास
हमें पूछा है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले है नैक। नैक की फुल फॉर्म होती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ये हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है एनएमसी। एनएमसी का मतलब क्या होता है? एनएमसी का मतलब है नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है। आपने ये याद रखना है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जिनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एस्टैब्लिश किया जाता है। सो नैक को नहीं किया गया है, एनएमसी को किया गया है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एनसीईआरटी, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये हमारे पास एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने 1961 के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब ऑप्शन देखेंगे तो ए एंड सी हम लोगों को मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको 1945 में एस्टैब्लिश किया गया है, ओके। एंड नेक्स्ट है NCTE, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। तो ये आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है एग्जाम के लिए। एक काम कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी ये लिस्ट शेयर कर देती हूँ जिसमें स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है, ये सब लिखा होगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए ये पढ़ने में। इस ग्रुप की खास बात ये है कि ये सबके लिए फ्री है। आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, वो भी आप मुझसे यहाँ पर शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Michael Sadler Commission was constituted to study the problem of। So Sadler Commission के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। ये कमीशन किस के लिए स्पेशली बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फंक्शंस ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर विमेन एजुकेशन इन इंडिया। ओके, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का क्या कार्य है, इसको इंडिया में क्यों बनाया गया था? ऑप्शंस गिवन है आपके सामने। पहला ऑप्शन बोलता है टू एनकरेज विमेन्स मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, महिला आंदोलनों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं। सेकेंड है टू एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू विमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो भी दिक्कतें आ रही थी उनको यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ये बनाया गया था। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए नहीं है हमारे पास आंसर, तो हम इसको यहां से डिलीट कर देंगे ऑप्शंस को। टू इम्प्रूव वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन विमेन एजुकेशन, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको बोल रहा है कि महिला शिक्षा में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना ही इनका एक पार्ट था, बिल्कुल सही। अगला है टू पीरियोडिकली इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ विमेन एजुकेशन, कि प्रगति हो रही है विमेन एजुकेशन में, उसका समय समय पर मूल्यांकन करना, उसका ध्यान रखना कि कहीं ये चीजें लो लेवल पर तो नहीं जा रही हैं। तो ये भी एक विमेन एजुकेशन इन इंडिया का ही मेजर फंक्शन था। लास्ट ऑप्शन है डिस्करेज सेमिनार्स एंड सर्वेज दैट इफेक्ट विमेन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो डिस्करेज करना तो बिल्कुल भी किसी एजुकेशनल पॉलिसी का काम नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर क्या आ गया? बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 here is the correct answer, okay। So इसी के साथ next question is what is the apex institution in the area of training educational planners and administrators। So educational planners और administrators के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है NIEPA। सो देखिए ऑलरेडी हमने NCERT, NCTE यानी कि ऑप्शन 1 और 2 के फुल फॉर्म पढ़ ली थी। NIEPA क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यही चीज है जो एज इट इज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2023 which of the following has been ranked by best college in the country as per NIRF, that is National Institutional Ranking Framework। so last NIRF का डेटा 2023 में आया था जिसके हिसाब से कंट्री का बेस्ट कॉलेज बना था मिरंदा हाउस दिल्ली। 2018 में भी यही कॉलेज था और सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स,
NIRF क्या करता है, इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हर साल रैंक देता है। अब जैसे यहाँ पर कॉलेज है, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट ईयर मैनेजमेंट की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इंजीनियरिंग की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी, या फिर ओवरऑल कैटेगरी की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी। तो ये चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, एंड उसकी लिस्ट ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैंने आपको लिंक बताया, नाम बताया, ज्वाइन कीजिए और वहां से देख लीजिए, आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The country which has the highest number of higher educational institute is what? So सबसे ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में ही हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म। ओके, सो देखिए साहित्यिक चोरी के ऊपर यूजीसी ने 2018 में एक पॉलिसी बनाई है, एक रेगुलेशन बनाया है, जिसका नाम ही यूजीसी रेगुलेशन 2018 फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म है। ओके, इसमें बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज वुड कॉन्स्टिट्यूट लेवल 3 प्लेजरिज्म। इसमें डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं प्लेजरिज्म के। सो आपसे पूछा गया है कि लेवल 3 प्लेजरिज्म के क्या क्या परसेंटेजेस हैं। सो इसकी सही परसेंटेज आपके सामने है 63% एंड 71%। सो इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म है, उनको आप लोगों ने पढ़ लेना है। ओके, अगर वो चीजें नहीं पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उस पर एक ऑलरेडी वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन in a country like India depends on availability of resources and other financial implications. So ये बोल रहा है कि भारत जैसे कंट्री में अगर उच्च शिक्षा को फाइनेंस देना है, यानी कि वित्त यानी कि पैसे से रिलेटेड कुछ मदद करनी है, फाइनेंशियल चीजें देनी है, तो उसमें कितने उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, कितने संसाधन उपलब्ध हैं, ये जरूरी होता है। और अन्य फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस यानी कि अन्य वित्तीय निहितार्थों पर ये सब चीजें निर्भर करती है कि कितना फाइनेंस उनको देना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन विल बी कैरिड आउट बाय सेकंड वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन, दैट इज हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यूजीसी को बदल दिया जा रहा है कमीशन से हायर एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसके अंदर 4 वर्टिकल्स हैं। तो इसको स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि HECI के अंदर जो सेकंड वर्टिकल है ग्रांट काउंसिल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंड्स प्रोवाइड करवाना। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर। सो देखिए हर एक यूनिवर्सिटी कब बनी थी, किस चीज के लिए फेमस थी, सेंट्रल है, स्टेट है, प्राइवेट है, डीम्ड है, किस कैटेगरी के अंदर आती है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देखना है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आया था। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो यहीं से आपको आंसर मिल गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। देन वी हैव 1916 में मैंने अभी बताया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देन वी हैव तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड फोर्थ नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जैसे मैंने बताया सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये 1887 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैंने दे दिया आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कीजिए, लेकिन मुझे कॉमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा, आपकी भी रिविजन हो रही है एंड बाकी के स्टूडेंट्स को भी आप हेल्प कर रहे हो। तो ये इसलिए मैं होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, आप इनको जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, सो ये आंसर मिल गया आप लोगों को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेस एम्फेसाइज ऑन व्हाट, यानी कि ये पॉलिसी किस चीज पर ज्यादा जोर डालती है। सो देखिए 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, जिसका मेन काम यही था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल के बच्चे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, सभी को एक अच्छी एजुकेशन दी जाए और कैसे हमारे इंडिया में एक एजुकेशन लेवल को एक लेवल अप ले जाया जाए, ये सब चीजें हमें एनईपी 2020 में बताई गई हैं। सो ऑप्शंस हैं, लर्निंग फॉर एग्जाम्स, क्या ये पॉलिसी बच्चों को बोलती है कि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़िए? नहीं,
रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारना सिखाती है। अब देखो सरकार कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं बनाएगी ना जो बच्चों को रट्टा मारना सिखा रही हो, तो ये भी गलत है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल यानी कि बच्चों को अभ्यास करवाना, और ड्रिल का मतलब यहाँ पर है कि जबरदस्ती रट्टा मारकर बच्चों के दिमाग में किसी बात को सेट कर देना, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है। सो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक या जिस भी फील्ड में स्टूडेंट कुछ पढ़ रहा है, उस चीज की उनको अच्छे से समझ होनी चाहिए। रट्टा नहीं मारना है, अच्छे से समझ होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या फायदा है, कहाँ, कब और कैसे इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिखाता है। अगला क्वेश्चन है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन सम पिलर्स, हाउ मेनी पिलर्स डज इट हैव? सो देखिए इसमें कुछ स्तंभ होते हैं जिन स्तंभों के आधार पर ये कार्य करता है। सो एनईपी 2020 में टोटल होते हैं कितने स्तंभ? 5 स्तंभ, जिसके नाम भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला इसका पिलर है एसएस। एसएस का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी लोकेशन से हो, किसी भी जेंडर से हो, आप यहाँ पर बराबर लेवल का आपको अधिकार है। इजीली आप कहीं पर भी बैठ करके एनईपी 2020 से कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हो, या फिर इसमें जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन सर्विसेज दी जाती हैं उसका भी फायदा उठा सकते हो। दूसरा है इक्विटी। एसएस का मतलब होता है पहुंच। ठीक है, इक्विटी हमें बोलती है कि हर एक स्टूडेंट जो भी एनईपी 2020 के अंडर आता है उसको इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट दिया जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर उसकी मदद की जाएगी। उनको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी है, तो एनईपी कहता है कि उनका जरूर हम मदद करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी। इसमें हमेशा क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, जो कि एक स्टूडेंट को एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ ये भी बताती है कि जो आप पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में कहाँ पर आपके काम आएगा। चौथे नंबर पर आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी हमें कहता है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे कोई स्टूडेंट गरीब परिवार से है तो ज्यादा महंगी एजुकेशन नहीं ले सकते, तो इसीलिए एनईपी 2020 कहता है कि ये सबके लिए अफोर्डेबल है। कोई भी इसमें कोर्सेज को इजीली फॉलो कर सकता है। स्पेशली ये जो फ्री एजुकेशन है वो 3 से 18 साल तक के बच्चों को दी जाती है। एंड पांचवा पिलर है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हमें बोलता है कि एक स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए कोई भी जो प्रोसीजर और पॉलिसीज होती है ये उन सबको फॉलो करता है, और जितने भी इम्प्रूवमेंट्स की अगर समय के साथ साथ जरूरत पड़ती है तो उन इम्प्रूवमेंट्स को भी ये अच्छे से फॉलो करेगा। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो ये 5 पिलर्स हैं जिनके नाम एग्जाम में जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑन एनईपी प्रायोरिटीज? सो नॉट एन इनिशिएटिव बोला है। सो एनईपी की कुछ प्रायोरिटीज हैं, इन्होंने अपनी कुछ प्राथमिकताओं को अरेंज किया था। इसमें से कौन सी एनईपी की प्राथमिकता नहीं है? निपुण भारत, विद्या प्रवेश, नीति आयोग या फिर बाल वाटिका? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निपुण भारत में निपुण का फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। ओके, सो ये आपके एनईपी 2020 की प्रायोरिटी में आता है। इसके बाद है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश भी एनईपी 2020 के रूल्स को ही फॉलो करता है। एंड देन वी हैव नीति आयोग। नीति आयोग में नीति आयोग जो है ये किसी भी तरीके से एनईपी 2020 को फॉलो नहीं करता। ये एक एपेक्स एंड एडवाइजरी नॉन स्टैट्यूटरी पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, नीति आयोग पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि ये एक थिंक टैंक है जो कि एनईपी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता। एंड लास्ट है आपके पास बाल वाटिका। बाल वाटिका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ग्रेड 1 से लेकर के उससे पहले के जो बच्चे होते हैं, क्लास फर्स्ट से छोटे बच्चे जो होते हैं, उन सब के रीडिंग, राइटिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रेकमेंड्स व्हाट? सो ये किस चीज पर फोकस करता है? ये फोकस करता है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषीयता में। इसमें बहुभाषीयता का मतलब ये होता है कि आप लोगों की जो मदर टंग है, ये कहते हैं कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपकी मदर टंग को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों को चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हो, सो एनईपी 2020 बोलता है कि 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं
एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स को उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। ओके, सो ये मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education of student with disability। so, इसमें कहा है कि NEP 2020 में ऐसी कौन सी वो चीज नहीं है जो कि प्रमोट नहीं की जाती, जो कि NEP 2020 के द्वारा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। ओके, विकलांग छात्रों से रिलेटेड NEP किन चीजों पर ध्यान नहीं देता, बस ये इसमें पूछा है। ऑप्शंस है अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, one-on-one teachers and tutors, compulsory special education and suitable technological interventions। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एनईपी कभी भी नहीं बोलता कि विकलांग बच्चों को कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन दी जाए। इनको यही होता है कि एक विकलांग बच्चे पर एक टीचर प्रोवाइड करवाया जाए, एक ट्यूटर प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग पर ये फोकस करता है, यानी कि बच्चे आपस में ही बातचीत के थ्रू, गेम्स के थ्रू सीखें। ऐसा नहीं है कि इनको कोई स्पेशल एजुकेशन अलग से दी जाए और इनको कुछ अलग फील करवाया जाए। ये चीजें एनईपी में लिखी गई हैं। अगला है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई। सो ईसीसीई का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। Next question is National Education Policy 2020 proposes pedagogical shift from what to what। So देखिए, NEP 2020 कौन सी चीज से किस दूसरी चीज पर शिफ्ट हो गया है पेडागोजिकली। सो ऑप्शंस है कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म, यानी कि रचनावाद से आचरण पर, रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये हमने अभी पढ़ा था कि रट्टा मारते थे पहले, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट लर्निंग पर ध्यान दिया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से ड्रिल एंड प्रैक्टिस। सो अभी हमने देखा था कि ड्रिल वाला काम तो बिल्कुल भी एनईपी जो है वो नहीं मानता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन करना या सीखने का मूल्यांकन करना। सो आप लोगों को अब तक आंसर मिल चुका होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये बोलता है कि पहले जो रट्टा मारकर बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया जाता था वो चीज अब नहीं होगी। स्पेशली हिस्ट्री के जो टीचर्स रहते थे, मैक्सिमम टाइम्स हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाई जाती थी। अभी कहा है कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करवाना है। ओके, अगला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस व्हाट। सो ये क्या क्या चीजों का प्रस्ताव देती है। रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, ये बोलती है कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ी सी सिलेबस कम कर दिया जाए थोड़ा सा, ताकि बच्चों को थोड़ा हल्का हो जाए। तो ये भी बोलती है कि थोड़ा चाहे कम सिलेबस हो, रिडक्शन हो जाए उनके कंटेंट में, लेकिन अच्छा कंटेंट हो। दूसरी चीज आ जाती है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, यानी कि स्टूडेंट्स को किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। तीसरा है एम्फेसाइज ऑन रोट लर्निंग, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चौथा ऑप्शन बोलता है एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की बढ़ानी चाहिए, बच्चों को गेम्स के थ्रू, ठीक है, पजल्स के थ्रू चीजें सिखाई जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़े और क्रिटिकल थिंकिंग भी उनकी एनहांस हो। सो करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, एज पर एनईपी 2020 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज विल बी द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग। सो ये किसके मेंबर होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सो ये पूछा गया है, आंसर ऑप्शंस है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल या फिर जनरल एजुकेशन काउंसिल। सो जब भी हम एनईपी की बात करते हैं तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्टली जा सकते हो जनरल एजुकेशन काउंसिल पे। बस ये चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, बोला है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। ठीक है, यानी कि एनईपी 2020 बोलता है कि स्टूडेंट्स के करिकुलम, उनकी चीजों पर ध्यान देने के साथ साथ हमें टीचर्स पर भी ध्यान देना है कि टीचर में भी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि कैसे वो बच्चों को समझा रहे हैं, कैसे वो हर चीज को एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहे हैं। सो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज जो है, ठीक है, दैट विल बी द मेंबर ऑफ विच काउंसिल। सो ये होते हैं जनरल एजुकेशन काउंसिल के मेंबर।
ये एक नई काउंसिल है जो कि एनईपी 2020 के साथ ही बनाई गई है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी क्लासेस क्लास 1 to 5 will consist of which of the following stages according to NEP 2020? 5 plus 3 plus 3 plus 4, इस वाली पॉलिसी को NEP 2020 फॉलो करता है, जिसमें कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपने जितने भी साल होते हैं +2 तक उनको डिवाइड कर दिया गया है इस फील्ड में। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है आप लोगों से कि बताइए क्लास 1 से लेकर 4 जो है वो कौन से स्टेज में आता है। तो ये आपका प्रेपरेटरी, मिडल या फाउंडेशनल स्टेज आता है। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको एक ही चीज क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि 5 + 3 + 3 + 4 क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये वाले स्टेजेस को भी आप अच्छे से समझ जाओगे। इसमें जो 5 है, इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके फाउंडेशन स्टेज को यहाँ पर बिल्ड करना है अच्छे से। ओके, इसके बाद जो 3 बोलता है, 3 का मतलब है कि प्रेपरेटरी स्टेज है ये। नेक्स्ट इज 3, ये ईयर्स है, 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। ठीक है, ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है, यहाँ पर बस मैं आपको फटाफट से बता रही हूँ। अगला जो 3 ईयर है वो है आप लोगों का मिडल स्टेज, और बाकी का जो 4 है वो है आप लोगों का सेकेंडरी स्टेज। सो इस अकॉर्डिंग एनईपी 2020 के हिसाब से हर एक चीज को डिवाइड किया गया है। ओके, सो इसमें कहा है, हमसे पूछा है क्लास 1 से लेकर के 4। सो क्लास 1 से लेकर के 4 तक होता है आपका प्रेपरेटरी एंड फाउंडेशनल स्टेज। प्रेपरेटरी एंड फाउंडेशनल स्टेज। ओके, सो इस तरह से स्टूडेंट्स, ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अच्छे से जरूर फॉलो कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपने अभी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये क्विक रिविजन वीडियो है इसलिए मैं फटाफट से आगे बढ़ती गई। ठीक है, so Chila is an important archaeological site and UNESCO declared it to a World Heritage Site in what year? देखिए, तक्षशिला एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि पहले पंजाब में होती थी, बट विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में अभी है, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी के रूप में काम नहीं करती। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल बना दिया है। तो कौन से ईयर में इसको विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन है 1980, 1990, 92 या फिर 78। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1980। तो बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी जिसको कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है अभी, तो इसीलिए ये यूनिवर्सिटी के रूप में काम नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको NIRF कहा जाता है, ऑफ MHRD रिलीज्ड इन 2023, which institution occupied the number 1 slot in India? Okay, so इस क्वेश्चन में कहा है NIRF क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये इंडियन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज जितनी भी है, हर साल उनको रैंक देता है। तो इसमें पूछा है कि 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी आई है। अब आप लोग इसके लिए 2024 का डेटा अगर ढूंढ रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट 2023 का डेटा ही फिलहाल आया है, साल के एंड में इसकी रिपोर्ट आती है। ओके, सो टॉप यूनिवर्सिटी आई थी IIT मद्रास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 में टॉप कॉलेज कौन सा आया था। 2023 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ठीक है, फार्मेसी की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी। तो हर एक की अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है जिसमें एटलीस्ट टॉप 3 आपको जरूर पढ़ने हैं। तो ये द एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग in February 1857 provided by the establishment of which of the following universities? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये एक्ट और ये सब चीजें ऐड की है। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पढ़ना है कि 1857 में कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो A, C एंड D इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन में ना आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े लेंदी करके पूछे जाते हैं, बस होता उनमें कुछ भी नहीं है। बस अगर आपने 1857 पढ़ा होता और ये थोड़ा सा ऑप्शंस पर ध्यान दिया होता तो आपको समझ आ जाता कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है।
Who was the first chairman of UGC? So UGC को 1953 में स्टैब्लिश किया गया था एंड ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इसको कंसिडर किया गया था 1956 में. सो 1953 तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था एंड उस समय इसके चेयरमैन थे एस भटनागर. और करंट चेयरमैन अभी जो यूजीसी के चेयरमैन है 2022 से वो है एम जगदीश कुमार. नेक्स्ट इज ब्रॉड पैरामीटर्स अडॉप्टेड बाय NIRF आर व्हाट. सो देखिए अब मैंने आप लोगों को बताया कि NIRF रैंक देता है. अब रैंक देने के लिए वो अपनी कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी तो नहीं चुनेंगे, वो कुछ पैरामीटर्स देखेंगे कि उस इंस्टीट्यूशन में टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज यानी कि पढ़ाई के लिए बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं. तो वो कुछ फ्रेमवर्क्स को देखते हैं जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है. ठीक है, तो टोटल 5 फ्रेमवर्क्स को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें एक टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज है, दूसरा है ग्रेजुएशन आउटकम्स, तीसरा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और अगला है पीयर परसेप्शन. ठीक है, यानी कि वहां पर जो टीचर्स हैं, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, उनका फीडबैक क्या है. अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ. होमवर्क क्वेश्चन ये है कि बताइए, मैंने कहा आपको कि 5 पैरामीटर्स पर काम करता है. 4 पैरामीटर्स के नाम हमने यहाँ पर देख लिए. बताइए 5वां पैरामीटर क्या है. इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाना है. ठीक है, बहुविषयक. बहुविषयक का मतलब क्या होता है, जैसे पहले नॉन मेडिकल स्टूडेंट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर्स ये 5 ऑप्शंस होते थे. मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर NEP ने बोला है कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं नॉन मेडिकल के अंदर ही. ठीक है, तो इसमें बोला है कि इंडिया के जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने का टारगेट कब तक पूरा करने का NEP ने बोला है. तो वो बोला गया है कि 2040 तक ये टारगेट जरूर पूरा हो जाएगा.